पहले जो कह रहे थे प्रसाद सर की शर्त मनवाएगा हर हाल में रूस यूक्रेन से कि नाटो के साथ नहीं जाना है, उसके बाद ही शांति की बात होगी, क्या यही सच है? आपका आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है मुझे आपके प्रोग्राम में शरीक होने का, आपसे सीखने का, और बाकी जो इतने सारे विशेष मेहमान हैं आपके, उनसे भी सीखने का। सबसे पहले तो जनरल साहब, जनरल बीपी मलिक साहब, यू आर एन आउटस्टैंडिंग इंडियन। पूरा भारत आप पे नाज करता है सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ पैनल पे रहूं। मैम, आपका सवाल ये है इस समय आपकी अब क्या होने वाला। आप विजुअल, जो मेरे पास टीवी सेट नहीं है जहां पे मैं हूँ, कंप्यूटर के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड देख पा रही है, वर्चुअल बैकग्राउंड, ये हिरोशिमा है आफ्टर द बॉम्ब, और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और आज का जो बिग बॉय जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, 2000, 10,000, 20,000 गुना उससे ज्यादा शक्तिशाली है। अब बातचीत जो हो रही है, जैसा जनरल साहब ने भी कहा, जनरल शंकर प्रसाद ने भी कहा, और कोई चारा नहीं है मैम। प्लीज, ये जो मैं कई चैनल्स पे सुन रहा हूं कि दिस टॉक की न्यूक्लियर जंग होगा, एरेंट नॉनसेंस। उनसे कहिए जो लोग ये बातें करते हैं, आप तो उम्र में बहुत छोटी हैं मैम, ये फिल्म देखिए प्लैनेट ऑफ द एप्स, आपकी धरती का वो हाल होगा। प्लैनेट ऑफ द एप्स, सिर्फ ये जानवर जो हैं, ये बंदर, जो एप्स, जो भी उसका हिंदी का शब्द है, वो रह जाएंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं, लेट इराकी डिफेंस मिनिस्टर सद्दाम हुसैन के टाइम में उन्होंने मुझे एक चीज कही थी जब हम मिले थे कहीं पे, कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, इराक कह रहा था, तो अमेरिका कभी हम पर हमला नहीं करता। अब यूक्रेन का भी यही विचार है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। याद है आपको मैम कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब कहां फेंका था? अमेरिका का और यूरोप का नंबर 1 शत्रु कौन था? जर्मनी। लेकिन बॉम्ब फेंका गया जापान पे, जर्मनी पे नहीं। इसके बहुत मायने हैं। यूरोप डज नॉट अंडरस्टैंड, नेटो फेटो के लोग नहीं समझते कि न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो क्या होगा। दोनों पक्ष, जैसा जनरल साहब ने बताया, जनरल शंकर प्रसाद ने, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। ये हम भी करते हैं नेगोशिएशन में, भाई मुझे चांद भी चाहिए, सूरज भी चाहिए, तारे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर बाद में हम रियलिस्टिक हो जाए। अब तीसरा दौर जो शुरू हो रहा है बातचीत का, उसके मायने ये साफ हैं कि इन दोनों पक्षों में, रूस एंड यूक्रेन, इन दोनों में से कोई नहीं चाहता कि ये जंग चलता जाए, क्योंकि बर्बादी कहां हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। नुकसान किसका हो रहा है? यूक्रेनी लोगों का। फाइनली जाते वक्त इतना कहना चाहता हूं कि रूसी और यूक्रेनी एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। सोवियत संघ की जब स्थापना हुई थी 1921 में, 3 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। जब टूटा था यही 3 देश। मेजर जनरल साहब AK सिवाज सर इस वक्त हैं। सिवाज सर, ये सारी बातें जो हो रही है, ये सच है कि परमाणु हमला एक बार हुआ और दुनिया ने देखी कि क्या तबाही मची, लेकिन ये बार बार ये धमकी देना रूस का पश्चिमी देशों को लेकर, नेटो को लेकर, और ये बातें कहना कि हम न्यूक्लियर स्पेशल फोर्सेज जो है उसको हम अलर्ट कर चुके हैं, इसके क्या संकेत है, क्या मायने हैं? देखो, एक बात तो सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार, दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। अगर न्यूक्लियर हथियार के बारे में रूस जैसा देश बात करता है तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट आपके न्यूक्लियर वेपन हैं। क्योंकि न्यूक्लियर अगर लड़ाई होती है तो पूरे वर्ल्ड का खात्मा हो जाएगा। मुझे लगता नहीं, 74 साल हो गए हैं जब पिछली बार हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ था। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी हो सकेगा। मगर यह भी सच्चाई है कि ये एक पोस्चरिंग है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये रूस अपना रहा है, क्योंकि रूस ने भी ये सोचा नहीं था जिस प्रकार से उसको रेजिस्टेंस मिला यूक्रेन का। उसने सोचा था 3-4 दिन के अंदर वो जो ये कैपिटल है कीव की और खार्किव को दबा लेगा और लड़ाई बंद हो जाएगी। वो यकीन कराएगा कि यूक्रेन लिख के दे कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और जो ये गवर्नमेंट है इसको चेंज कर देंगे जेलेंस्की को, और ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जो कि प्रो रशिया हो। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह है 3-4। देखो, एक तो वजह यह है कि जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज लड़ रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट आगे बढ़ गए हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं वो आगे हैं, वो काबिल तारीफ है। दूसरा, जो हथियार अब इनको मिले हैं नेटो से, चाहे वो जेवलिन एंटी टैंक वेपन है, स्टिंजर है उसकी जो एयर डिफेंस वेपन, और उसके साथ साथ जो कामिकाज़े ड्रोन मिले हैं, उसने भी काफी फर्क पड़ा है। और इसमें मुझे लगता है कि जो रूस पहले बातचीत करने को तैयार नहीं था, रूस कह रहा था कि बातचीत तब करेंगे आप हथियार डालें, आज वो बातचीत करने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो भी थोड़ा बैकफुट पे है। अगर बातचीत होती है,
बातचीत से ही कोई हल निकलेगा, इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। ये एक खुशी की बात है कि बेलारूस में अभी बात हो रही है, 2 टाइम बात हो ली, अब फिर 3rd टाइम होने वाली है। तो ये है कि दोनों पक्ष समझते हैं कि डिजास्टर को रोकने का एक ही तरीका बातचीत की जाए। तो मेरे लगता है बातचीत से कोई ना कोई निकलेगा, मगर साथ में रूस कीव को लेने की तैयारी भी कर रहा है। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बातचीत ही वो जरिया है जिससे सब कुछ हल हो सकता है और स्थिति कंट्रोल में आए, इसकी कोशिश तो दोनों लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई जब म्यूजियम में आग की ये तस्वीरें। आप देखिए वो इमारतें जो कि धरोहर है यूक्रेन का, उसे किस तरीके से जमींदोज करने की कोशिश की गई, उस पर कैसे तबाही के गोले बरसाए गए, कैसे गोले बारूद दागे गए। आज अलग अलग शहरों में गोले बारूद दागने की कोशिश सुबह से ही हो रही थी। एक तरफ बातचीत कल शाम से ये हो रही थी कि बेलारूस में हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत के प्लानिंग के साथ ये रूस किस तरीके से कहर बनकर टूट रहा है। आप देखिए, अगर ये बातचीत से रास्ता नहीं तैयार होता है तो आज की रात भी बहुत भारी है, कल की सुबह भी बहुत धुंधली है। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी तस्वीर, ये खौफनाक तस्वीर है। ये यूक्रेन में इमारत पर हवाई हमला हुआ और ये दूसरी मंजिल पे आग और वहां पे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार, और ये सब रूस किस लिए कर रहा है? ताकि प्रेशर में आकर यूक्रेन हथियार डाल दे, यूक्रेन तमाम उन शर्तों को मान ले, नाटो से दूरी बना ले, पश्चिमी देशों से दूरी बना ले। लेकिन क्या यह संभव है? 5 दिन के युद्ध की तस्वीर देखने के बाद लगता नहीं है। रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला, रॉकेट दागे गए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब के सब रिहायशी इलाके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग यहां से जा चुके हैं। जिनको अपनी जान की परवाह है वो हर हाल में यहां से जा रही हैं। कुछ लोगों को बंकर में जाकर, और ये जलते हुए टैंक की तस्वीर देखिए, ये पेन इलाका, जलते हुए टैंक की ये तस्वीरें, ये युद्ध की तबाही की तस्वीरें हैं, ये रूस के कहर की तस्वीरें हैं। ये रूस जो कि किसी भी कानून को नहीं मान रहा, किसी समझौते को नहीं मारा, किसी संधि को नहीं मारा, किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं माना, किसी टिप्पणी को नहीं माना, वो रूस कहर बनकर इस वक्त यूक्रेन पे टूट रहा है। लेकिन क्या ये तबाही का सिलसिला थमेगा? क्या ये बातचीत के जरिए सब कुछ कंट्रोल में होगा? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम। जनरल वीपी मलिक सर, मैं आपसे यही पहलू समझना चाहती हूं कि ये जो तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या इसका खात्मा होगा? और आपके युद्ध के तजुर्बे को देखते हुए क्या कहा जाए? यूक्रेन 5 दिन तो रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने डट चुका है, लेकिन आने वाला दिन क्या उस पर भारी पड़ने वाला है, या अपनी इसी क्षमता के साथ वो डिगा रहेगा? देखिए, जो नुकसान यूक्रेन में हो रहा है माल जान का और पूरे देश का, उसके लिए मैं समझता हूँ कि सबको बहुत अफसोस है इस बात का। और जितनी देर लड़ाई चलती रहेगी तब तक उनको और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उसका रास्ता, जैसे पहले भी हमारे मेरे कोलीग बता रहे हैं, उसका रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है बात।